हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था रक्त और परिसंचरण तंत्र, हृदय की संरचना और उसके कार्य। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव का हृदय कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी है और कैसी उसकी फिजियोलॉजी हो रही है, कैसे पंप कर रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद हम और बहुत सारे उसमें देखे थे कि ना वर्टिब्रेट्स का कैसा है, 2 चैम्बर 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये सब किस में पाए जाते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक चीज़ें जो है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, डिजीज़ है। अच्छा, मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर फंक्शन तो बताया था, सर्कुलेशन भी बताया था, लेकिन डबल सर्कुलेशन का एक पाथवे होता है, तो उसको आप याद रखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी को फिर से थोड़ा सा देखेंगे और इसके साथ जो चीज़ें रह गई हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, शब्द है, और जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल से हम आगे बढ़ते हैं। जो मानव का हृदय हमने देखा था कि कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इस तरह से। ठीक है, ये 4 कक्षीय हृदय है और थोड़ा सा ये बाईं ओर स्थित होता है। ठीक, ये इस तरह से, और इसमें 4 जो कक्ष हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर की तरफ ये जो है 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। 2 मेम्ब्रेन ये जो है, इस 2 मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है, और इस 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड है इसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो इसको आघात और धक्के, रगड़, इनसे बचाता है। ठीक है, अब हमने कल यहाँ पर देखा कि 3 यहाँ पर ब्लड वेसल्स ओपन हो रही हैं, पोस्ट कैवल और प्री कैवल। ठीक है, अब ये सभी क्या कर रही हैं, इम्प्योर ब्लड को यहाँ पर लेके आ रही हैं। इम्प्योर ब्लड यहाँ पर पूरी बॉडी से कलेक्ट हो रहा है, और ये जब पंप होता है तो वो इस ट्राइकस्पिड वॉल को खोलकर कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जा रहा है ये, पल्मोनरी आर्टरी या आर्च भी कह सकते हैं। अब लेफ्ट साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो वेसल है, ब्लड वेसल है, ये ब्लड लेके आ रही है, जिसको हम पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। कल मैंने आपको इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि वेन हमेशा अशुद्ध रक्त लेके जाती है और आर्टरी हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, उसमें हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। लेकिन हृदय के मामले में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। हृदय में जो वेन्स है, पल्मोनरी वेन, यहाँ पर हम उसको पल्मोनरी कह रहे हैं, पल्मोनरी वेन्स शुद्ध रक्त लेके आता है। कहाँ से लेके आ रहा है शुद्ध रक्त, यही लंग्स से, क्योंकि लंग्स में जो हमने सांस लिया है उसमें जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वही इस पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। लेफ्ट ऑरिकल इसको पंप करेगा, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल होता है, और ये पंप करने के बाद ये यहाँ पर सिस्टेमिक आर्टरी या एओर्टा के द्वारा ये चला जाता है पूरे बॉडी ऑर्गन में सर्कुलेट होने के लिए। ये यहाँ से बॉडी में चला जाता है। ठीक है, ये हमने कल इसकी फिजियोलॉजी देखी थी। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो हार्ट है, कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिलता है कि पल्मोनरी हार्ट, हमारे हृदय में 2 भाग है, पल्मोनरी हार्ट और सिस्टेमिक हार्ट। ये क्या है, कुछ अलग नहीं है, वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ कहाँ से कहाँ सर्कुलेशन हो रहा है उसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे अभी हम पहले देखते हैं पल्मोनरी हार्ट। ठीक, पल्मोनरी हार्ट क्या है, पल्मोनरी हार्ट, राइट ऑरिकल का जो ब्लड है, देखिए राइट ऑरिकल का जो ब्लड है, कैसा ब्लड है, यहाँ पर अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक, ये आ रहा है कहाँ पर, राइट
वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है, लंग्स में जा रहा है। और लंग्स से ये कहाँ जा रहा है, लंग्स से ये लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, ऑरिकल में ये आ रहा है। तो ये जो इसका सर्कुलेशन है कहाँ पर से, ये वाला जो राइट वाला जो हिस्सा है, ये राइट वाला पोर्शन हमेशा इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। कल मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि ब्लू कलर है, इसका मतलब कि वो रक्त अशुद्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये अशुद्ध रक्त पंप करेगा, किसके द्वारा संचालित होता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट, जो कि राइट ऑरिकल में पाया जाता है। पेस मेकर ऑफ हार्ट, इसकी पोजीशन पूछ सकता है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होगा, हृदय का गति निर्धारक कहते हैं इसको। यहीं से तरंग गति उत्पन्न होती है और ये तरंग गति से संकुचन होता है, कल हम देख चुके हैं। अब ये क्या हो रहा है, जब ये में संकुचन होगा तो ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल में क्योंकि नीचे की तरफ कोई मार्ग नहीं है, ये ऊपर की तरफ ये जो नली है जिसको कि हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं, कल लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो ये जो सेमील्यूनर वॉल्व है ये खुल जाता है और ब्लड यहाँ से होके लंग्स में चली जाती है, और लंग्स से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है और वो शुद्ध रक्त लेफ्ट ऑरिकल तक आ जाता है। ये जो पाथवे है राइट ऑरिकल से होकर लेफ्ट ऑरिकल तक ब्लड का आना, ये पल्मोनरी हार्ट कहलाता है। कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको उसका पाथवे याद रखना है, कहाँ से होके कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है वो है सिस्टेमिक हार्ट, सिस्टेमिक हार्ट। अब सिस्टेमिक हार्ट का मतलब क्या है, ये जो लेफ्ट ऑरिकल में जो शुद्ध रक्त आया है वो पंप होगा, वो पंप होकर कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे, लेफ्ट ऑरिकल का रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला गया, बॉडी ऑर्गन में, और बॉडी ऑर्गन से ये कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन से जो वेन्स हैं ये इम्प्योर ब्लड को लेकर फिर से कहाँ आ जाएंगी, राइट ऑरिकल में। यहाँ पर वेन्स लिख सकते हैं, और कैसा वो है, वो रक्त अशुद्ध है, और ये फिर से आ जाएगा राइट ऑरिकल में। यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझिए, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लंग्स में, लेफ्ट ऑरिकल में डाला गया। लेफ्ट ऑरिकल में जब संकुचन होगा तो वो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल में संकुचन होगा, जिसको हम सिस्टोल कहते हैं, तो ये पूरा का पूरा रक्त ऊपर की तरफ इस सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा पूरी बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में जब रक्त चला जाता है तो वो अशुद्ध कैसे हो गया, इस प्रकार से होता है क्योंकि जो ब्लड है उसमें पोषक पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो ज़रूरत होती है वो सेल को दे देता है, क्योंकि सेल में वहाँ पर उसकी कमी होती है या अंगों में उसकी कमी होती है, और वहाँ पे जिस चीज़ की अधिकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या वेस्ट मटेरियल है, उनको वो अपने में ले लेता है डिफ्यूज़न के द्वारा, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा। तो ये जो एक्सचेंज हो जाता है तो अब वो रक्त क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। वो अशुद्ध रक्त वेन्स के द्वारा फिर से कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे गया बॉडी में। अब ये अशुद्ध रक्त ये बॉडी में जब गया तो ये अशुद्ध हो गया, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से सर्कुलेट करके फिर से राइट ऑरिकल में डाल दिया जाता है, राइट ऑरिकल इसको पंप करेगा फिर उधर। तो ये जो सिस्टेमिक हार्ट है, सिस्टेमिक हार्ट को हम लेफ्ट साइड मान सकते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, वेंट्रिकल, बॉडी ऑर्गन से राइट ऑरिकल, ये है सिस्टेमिक हार्ट। और ये जो राइट साइड का अशुद्ध रक्त जो लेके जा रहा है ये है आपका पल्मोनरी हार्ट, ठीक। अब यहीं पर मैं आपको, ये तो मैंने आपको अभी अलग अलग बताया कि पल्मोनरी हार्ट क्या है और सिस्टेमिक हार्ट क्या है, ठीक है। अब हम टोटल इसका पाथवे देखेंगे, यही चीज़ें हैं, यही जो है इसी को हम
एक पाथवे के रूप में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और इसी को हम डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए अभी हम क्या कह रहे हैं कि दोनों में एक साथ रक्त भरता है, दोनों में एक साथ रक्त, यहाँ पे शुद्ध रक्त, राइट साइड में अशुद्ध रक्त, दोनों ऑरिकल जब भर जाता है ब्लड से तो यहाँ से तरंग गति उत्पन्न होगी, और इस तरंग गति से क्या होगा, इनमें सिस्टोल या संकुचन होगा। एवी नोड में जब वो संकुचन जाएगा फिर ये बंडल ऑफ हिज में जाएगा, कल डायग्राम हमने देखा था, और यहाँ पर ये पुरकिंजे फाइबर होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जब दोनों में संकुचन होगा सिस्टोल, तो ब्लड जो है वो यहाँ आया। अब इनमें संकुचन होगा तो ब्लड बाहर चला जाए दोनों का, ठीक। लेकिन हम डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए एक साइड को देखते हैं। एक साइड को, जैसे कि पहले हम ये अशुद्ध रक्त को देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, प्री कैवल या सुपीरियर वेना केवा और पोस्ट कैवल, ये दोनों क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को लेके यहाँ पे डायग्राम में देखिए कहाँ पे ला रही हैं, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त इसको ला रही हैं राइट ऑरिकल में, ठीक। राइट ऑरिकल में आ गया। अब ये जो राइट ऑरिकल है इसमें जब संकुचन की या सिस्टोल की क्रिया होगी तो राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक एपर्चर है जिसको हम कह रहे हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। इस एपर्चर में यहाँ पर हमने देखा था एक वॉल्व है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो इसे हम यहाँ पर शो करेंगे। कौन सी वॉल्व खुल रही है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये वॉल्व जब खुलती है तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो चला गया, ठीक। अब वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जब कंट्रक्शन होगा तो ये जाएगा आपका पल्मोनरी आर्च या आर्टरी। अब ये यहाँ से इस पल्मोनरी आर्च या आर्टरी में जब जाएगा तो यहाँ पर कौन सा वॉल्व है, दोनों के बीच में इसमें ओपन होने के लिए जब वो जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्व, एक दरवाज़ा खुलेगा और रक्त पल्मोनरी आर्च में चला जाएगा, और पल्मोनरी आर्च के द्वारा वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, ये, ठीक है। अब लंग्स में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जब दोनों दे दिया जाता है तब ये जो ब्लड है, अब ये ब्लड कैसा हो गया, ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड या ये शुद्ध हो गया, ठीक है। तो शुद्ध रक्त जो है ये लंग्स से कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में किसके द्वारा आ रहा है, यहाँ पे ये किसके द्वारा आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। पल्मोनरी वेन्स शुद्ध रक्त को लेके आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में, बाएं आलिंद में लेकर आ रही है, ठीक है। अब ये बाएं आलिंद में जब आया फिर ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, नीलय में जाएगा। तो ऑरिकल से जब ये वेंट्रिकल में जाएगा तो इसके बीच में कौन सा वॉल्व है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगी और ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब ये वेंट्रिकल में आ गया, अब इनमें संकुचन होगा तो क्या होगा, मैंने ये रेड से बनाया है, मतलब अब यहाँ पर का ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है। अब ये जो प्योर ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जा रहा है, सिस्टेमिक एओर्टा,
ये एओर्टा मोटी सी नली होती है, एक मोटी पाइप है समझिए जो ब्लड को लेके जा रही है और आगे जाकर ये बहुत सारे शाखाओं में विभक्त हो जाती है, आर्टरी, आर्टेरियोल्स ऐसे और पतली पतली शाखाओं में विभक्त होकर विभिन्न अंगों को शुद्ध रक्त को सप्लाई करती है। ठीक, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये इस सिस्टेमिक आर्च में जाता है, एओर्टा में जाता है, तो यहाँ पर कौन सा वॉल्व है? जैसे यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल्व था वैसे यहाँ पर भी सेमील्यूनर वॉल्व होता है। ठीक, अब ये सिस्टेमिक एओर्टा से कहाँ जाएगा? आर्टरी के द्वारा बॉडी ऑर्गन में। ठीक है, आर्टरीज आर्टेरियोल्स के द्वारा बॉडी ऑर्गन में जाएगा। बॉडी ऑर्गन में ये क्या होगा? फिर वो दे देगा बाकी उनको, तो ब्लड कैसा हो गया? अब ये जो ब्लड है वो फिर से अशुद्ध हो गया। अशुद्ध रक्त अब क्या होगा? ये वेन्स के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और ये सभी प्री कैवल और पोस्ट कैवल को फिर से दे दिया जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हमने क्या देखा? राइट ऑरिकल में आया अशुद्ध रक्त, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ गया? पल्मोनरी आर्च के द्वारा चला गया लंग्स में, लंग्स में शुद्ध हुआ। शुद्ध होने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स शुद्ध रक्त को लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा ये चला जाता है बॉडी ऑर्गन में, और बॉडी ऑर्गन को ये दे देते हैं सारे जो पोषक चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है। उसके बाद ये अशुद्ध रक्त जो है ये वेन्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं और प्री कैवल और पोस्ट कैवल को दे दिए जाते हैं। तो ये जो पाथवे है, साइकिल है, इसी को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। इसको स्पेशली याद रखेंगे, कहाँ से रक्त कहाँ जा रहा है। ठीक है, हाँ। अब यही जो परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विलियम हार्वे। नाम याद रखेंगे, विलियम हार्वे। ठीक है, तो ये जो परिसंचरण तंत्र है, रक्त का सर्कुलेशन जो है कैसे कहाँ पर हो रहा है, इसको हम कहते हैं एंजियोलॉजी। तो फादर ऑफ एंजियोलॉजी है विलियम हार्वे। यही जनक हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारा रक्त किस तरह से कहाँ कहाँ से होते हुए प्रवाहित होता है। ठीक, तो ये आज तो आपको और क्लियर हो गया होगा हमारे हृदय का फंक्शन कैसा है। अच्छा, ये जो हमने देखा था कि हमारा हृदय क्या है, सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है, सिर्फ पंप ही तो कर रहा है, यहाँ से पंप कर रहा है, और पंप करने के बाद वो कल मैंने आपको कार्डियक साइकिल बताया कितना देर काम करता है हार्ट, 0.4 सेकंड और 0.4 सेकंड रेस्ट करता है। ये 0.8 सेकंड ये एक चक्र जो है वो ब्लड का चलता है ना। उसके बाद ब्लड बॉडी में फिर या हार्ट में जो है वो कोई ब्लड नहीं रहती, वो उसका रेस्टिंग पीरियड होता है। तो 0.4 सेकंड पंप करता है, 0.4 सेकंड रेस्ट करता है। तो ये इसका कार्डियक साइकिल हो गया। ठीक है, 72 बार 1 मिनट में पंप करता है 70 मिलीलीटर ब्लड को, तो पूरा 1 मिनट में अगर वो 72 बार पंप करेगा तो कितना रक्त पंप करेगा? लगभग 5 लीटर। ठीक, तो जितना रक्त हमारे शरीर में है हमारा हृदय क्या कर रहा है? उसको 1 मिनट में पंप कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पंपिंग ऑर्गन है आप सभी जानते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सिर्फ पंप करता और कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर ये पंप ही नहीं करेगा तो क्या हो गया? अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ गई, वो मान लीजिए कि ये हार्ट में यहाँ पर से कोई वेव्स ही प्रोड्यूस नहीं हुई, अगर ये पेसमेकर में साइनो ऑरिकुलर नोट या SA नोट यहाँ पर तरंगति उत्पन्न नहीं होगी, ये कोई भी ब्लड को पंप ही नहीं करेगा, संकुचन और शिथिलन की क्रिया ही नहीं होगी, तो ये पंप नहीं करेगा। ठीक है, या फिर ऑरिकल में तो रक्त आ गया लेकिन ये जो तरंग है ये आगे नहीं बढ़ा, कुछ भी इन्फेक्शन के कारण या और कोई प्रॉब्लम के कारण, तो क्या होगा कि ऑरिकल तो संकुचित हुआ, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, लेकिन वेंट्रिकल से बाहर जाने के लिए तरंग गति होगी तो उनमें संकुचन होगा, वो ही नहीं हो रहा, तो वेंट्रिकल में ब्लड भर गया, ये भी प्रॉब्लम है।
मतलब ये लगता है हमको कि सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और अगर ये अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो इससे बहुत सारे डिजीज़ हमको हो सकती हैं, जैसे हार्ट फेलियर है और हार्ट ब्लॉक हो जाता है ना। तो हम डिस्कस भी करेंगे अभी इसको, ठीक। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। फिर से ये डायग्राम थोड़ा सा, अभी आप ये बाकी सर्कुलेशन को भूल जाइए, ठीक है, ये सर्कुलेशन को आप भूल जाइए। हम सिर्फ क्या याद रखेंगे, हार्ट के चैम्बर, ठीक। हार्ट का जो चैम्बर है ये ऑरिकल वाला हो गया, ये, और यहाँ से आपके ये वेंट्रिकल, ये वाला, ठीक है ना। तो दो ऑरिकल के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, एक दीवार है, एक सेप्टा है, इसको हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक। ये जो है इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, अंतरा आलिंद पट, अंतरा निलय पट, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या होता है कि जब फीटस का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है, जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है मदर के यूटरस में, उस समय क्योंकि उसको शुद्ध गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन या कोई गैस नहीं मिल पा रही है, तो वो जो डेवलपमेंट, विकास की अवस्था में जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो रेस्पिरेशन नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं लेगा। तब वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा? वो जो है मदर के प्लेसेंटा में, इसको अब मैं मिटा दूं, देखिए बिना डायग्राम के बोलने बस से समझ में नहीं आता है। ये मदर का यूट्रस वाला, एब्डोमेन वाला पोर्शन है जहाँ पर चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ये अब ये यूट्रस जो है, यहाँ पर 2-3 लेयर मेम्ब्रेन की पाई जाती हैं, जिसको कि हम एमनियन, कोरियन, योक सैक, ये सब कहते हैं। और जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, समझिए कि ये जो है, ये बच्चे का फॉर्मेशन यहाँ पर ये हो रहा है। तो इसकी जो नाभि होती है, नाभि नाल, ये जो है यहाँ से अम्बिलिकल कार्ड, ये मदर के इस मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, और इसी को हम कहते हैं टोटल प्लेसेंटा। क्या कहते हैं इसको? प्लेसेंटा, ठीक है। अब इस समय क्योंकि ये मदर के यूट्रस में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, पानी है और दूसरी चीज़ें हैं, तो ये जो इसमें ये डूबा हुआ जो बच्चा है, ये कैसे सांस लेगा पानी के अंदर? तो ये क्या करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं करता है। तब इस समय क्योंकि ये क्या है, अभी इसका बॉडी डेवलप कर रहा है, कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, लगातार ज़्यादा विभाजित होती हैं, क्योंकि पूरे शरीर के अंगों का निर्माण हो रहा है, हार्ट बन रहा है, ब्रेन बन रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, एक्सटर्नल है, हार्ट, पैर, सारी चीज़ों का डेवलपमेंट अभी होना है। तो कंटिन्यू सेल जो है वो विभाजित होती हैं और अंगों का निर्माण कर रही हैं। तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, पोषक तत्व भी ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको चाहिए, तो कैसे मिलेगा? यही जो मदर का जो प्लेसेंटा है, कहते हैं माँ के गर्भ में बच्चों को सारी चीज़ें, पोषक तत्व मिल जाती हैं। तो इसी के द्वारा ये श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है और पोषण भी उसको इसी से मिलता है, ठीक है। इसके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यहीं से निकल के माता के ब्लड में चला जाएगा। माता के ब्लड का जो पोषक तत्व है वो यहीं से इसके बच्चे को मिल जाएगा, और ब्लड में जो ऑक्सीजन है वही इसके लिए रेस्पिरेशन का काम करता है, और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो भी यहीं के द्वारा मदर की ब्लड में चला जाएगा और फिर मदर की बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय जो बच्चा है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग नहीं करता है, ठीक। तो कैसे उनमें होगा? क्योंकि उनका जो फेफड़ा है वो काम ही नहीं कर रहा, उसका लंग्स तो काम नहीं कर रहा, उसमें तो सांस या हवा आ जा नहीं रही है, तो शुद्ध कैसे होगा? उसका
जो हमने अभी देखा कि लंग्स में चला गया और लंग्स में से ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया और शुद्ध होके यहाँ आ गया। तो बच्चे में तो ये हो ही नहीं रहा है डेवलपमेंट वाली स्थिति में। तब क्या होता है, यहाँ पर ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल, इसके बीच में एक होल होता है, एक छिद्र होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस छिद्र को हम कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। इस छिद्र को हम क्या कह रहे हैं, फोरामेन ओवेलिस नाम आप याद रखेंगे स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको अलग से समझा रही हूँ। ये है फोरामेन ओवेलिस, ये ठीक। ये जो छिद्र है फोरामेन ओवेलिस, यहाँ पर एक देखिए, हमने क्या कहा था कि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जा रही है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी इसमें भी बनी हुई है, सिस्टेमिक इसमें भी बनी हुई है, जो शुद्ध रक्त को लेके जाएगा, ये अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है। तो ये अशुद्ध रक्त वेंट्रिकल से यहाँ पर एक नली के द्वारा सिस्टेमिक आर्टरी में डायरेक्ट डाल दिया जाता है, ठीक। तो इन दोनों ऑरिकल के बीच में एक छिद्र है, एक पोर है, जहाँ पर एक नली पाई जाती है और उस नली को हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस। ये जो नली है जो पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक आर्टरी को जोड़ रहा है, मतलब अशुद्ध रक्त को सिस्टेमिक आर्टरी में डाल रहा है डायरेक्ट, इसको हम कहते हैं, हिंदी में लिख देती हूँ, डक्टस आर्टेरियोसस, ये ठीक है। तो ये यहाँ तक वो ब्लड डायरेक्ट उसको दे दिया, ये ब्लड चला गया उसकी बॉडी में, और जो अशुद्धियाँ जो हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू वो बाहर निकल जाती हैं बच्चे से, ठीक, मदर के यूट्रस से वो मदर के ब्लड में चली जाती हैं, ठीक है। अब इस जो छिद्र है आपको उसको स्पेशली याद रखना है, उसका नाम है फोरामेन ओवेलिस, ठीक। जब बच्चे का बर्थ होने वाला रहता है, पूरे 9 मंथ्स जब वो धीरे धीरे कंप्लीट करता है, तो लास्ट का जो टाइम है, कुछ दिनों का जो टाइम है, तब ये क्या होता है कि यहाँ पर की जो अब मैं इसको हटा देती हूँ थोड़ा सा, ये वाला जो एक पोर है, छिद्र है, इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे ये टिश्यू के द्वारा ये छिद्र बंद होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे ये बंद होने लगता है और बच्चे के बर्थ के कुछ समय, कुछ दिनों तक ये धीरे धीरे, पूरा जन्म लेने के बाद भी ये धीरे धीरे बंद होते जाता है, ठीक है। जब तक बंद नहीं होगा, मान लो इतना पोर्शन खुला है तो यहाँ से अशुद्ध रक्त इसमें आ गया, तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक। तो ये कुछ दिनों के लिए ही है, जैसे ही बच्चा बर्थ होता है 2-4 दिन के अंदर ये पूरी तरह से ये जो फोरामेन ओवेलिस है ये ऊतक के द्वारा, टिश्यू के द्वारा ढक जाता है, विभाजित होती हैं कोशिकाएं और उसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक। जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो हम देखते हैं कि जहाँ पर हृदय में, जैसे जो कहते हैं ना कि इसके हार्ट में छेद है, वो क्या है, वही मैं बता रही हूँ आपको। तो जब बड़ों का, जब हृदय, हम यंग जो है एडल्ट्स हैं उनका हार्ट हम देखते हैं, तो हमको ये वाले पोर्शन में दोनों ऑरिकल के बीच में एक आपको गड्ढा जैसा दिखाई देगा, अलग से स्ट्रक्चर, प्लेन ये दोनों के बीच पार्टीशन है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गड्ढे जैसा संरचना दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पहले पोर था, उसको हमने ढका, तो ढका तो क्या हुआ, वो जो चीज़ें हैं वो अलग से हमको समझ में आती हैं कि यहाँ पर पहले फोरामेन ओवेलिस था, और बाद में जब ये पूरी तरह से भर गया तब हम इसे कहते हैं फोसा ओवेलिस, ठीक है। जब ये भर जाता है तब हम इसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। बाय चांस कि जब बच्चा जन्म ले लिया उसके बाद भी वो नहीं भर पाता है, वो कुछ पोर्शन खुला हुआ ही है, तो क्या होगा, अब वो जन्म लेने के बाद तो चूँकि वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है, सांस ले रहा है, तो वो सारी प्रोसेस जो जैसे हो रही है हमने देखा वो वैसे ही चलेगी सर्कुलेशन, लेकिन कुछ ब्लड यहाँ से कहाँ चले जाएंगी, जो अशुद्ध रक्त है वो सिस्टेमिक आर्टरी में चली जाएगी,
तो क्या हो रहा है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है वो कुछ मात्रा में आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। अशुद्ध रक्त मिक्स होगा मतलब कि क्या होगा कि शुद्ध रक्त को या हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी होगी, तो उससे शरीर कमज़ोर हो जाता है, बच्चा जल्दी थक जाता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जितना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो उसमें और दूसरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कोशिकाएं जो है वो अपना पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगी, बच्चा बार बार थका हुआ रहेगा, जल्दी बीमार पड़ेगा। तो ये जो सारी प्रॉब्लम हैं ये यहाँ पर आती हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे का ब्लड जिसमें कि अशुद्धियाँ, क्योंकि ये पूरा भरा नहीं है, ये मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं ब्लू बेबी। अगर ये पूरी तरह से कवर नहीं है, खुला हुआ है थोड़ा पोर्शन, और अशुद्ध रक्त जो है वो शुद्ध रक्त में मिल रहा है, तो ऐसे बच्चे को हम ब्लू बेबी कहते हैं, क्योंकि उसके रक्त में अशुद्धियाँ मिलने के कारण नीला नहीं दिखता, थोड़ा सा हम उसको कह सकते हैं कि इसका ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें, वो हमारे रक्त में इसके बच्चा जब बड़ा होता है उसके में जाता है। तो यही हार्ट में जो छेद होना जो हम कहते हैं वो यही है, सबके में पाया जाता है भ्रूणीय अवस्था में, और जन्म के बाद ये धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। होना चाहिए, नहीं होगा तो यही जो है ये एक डिजीज़ कहलाती है कि हृदय में छेद होना, और ऐसे बच्चों को हम कहते हैं ब्लू बेबी। और ये जो डिजीज़ है इसको हम कहते हैं साइनोसिस। साइनोसिस मतलब उसके में जो है अशुद्ध रक्त मिल रहा है, तो उसको प्रॉपर बॉडी का जो है वो फंक्शन नहीं होता। बाकी कैरेक्टर मैंने बताया कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पर फोरामेन ओवेलिस, और जब बड़ों में ये पूरी तरह से कवर कर लेता है तब हम उसी को हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। नहीं कर पाता है तब प्रॉब्लम आएगी, उसको फिर ऑपरेशन किया जाता है। पहले तो ओपन सर्जरी होता था, ओपन सर्जरी के द्वारा ये जो ब्लॉकेज है, यहाँ पे जो गड्ढा है, इसको पूरी तरह से टिश्यू के द्वारा भर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ये बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ गई हैं कि बिना ओपन किए हुए भी वो जो है सर्जरी हो जाती है, ठीक है। और ये पता भी नहीं चलता कि ऊपर से कि यहाँ पर इसके हार्ट में ऑपरेशन हुआ है, और इसको पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चा जो है 10-12 साल तक, 15 साल अगर वो ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो उसके में वो क्षमता नहीं रहेगी काम करने की, बहुत जल्दी थक जाएगा और बहुत सारे उसको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो ये कराना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये फोरामेन ओवेलिस और फोसा ओवेलिस ये आपको समझ में आ गया होगा। सर्कुलेशन समझ में आ गया, डबल सर्कुलेशन कैसा है, पल्मोनरी हार्ट और सिस्टेमिक हार्ट, ठीक। अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है। एक नॉर्मल बीमारी है, सबको या तो बीपी हाई होता है या लो होता है, तो ये जो है ये ब्लड प्रेशर है क्या? देखिए लेफ्ट साइड में जो शुद्ध रक्त है वो सिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज उनको हमारे पूरे ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल हृदय का सबसे बड़ा कक्ष है, और इसकी जो भित्ति है ये मोटी होती है, क्योंकि इसको ब्लड को पूरे बॉडी में भेजने के लिए प्रेशर से पंप करना है, ठीक है। तो वो बहुत फोर्स के द्वारा ब्लड को पंप करता है, और कहाँ दे देता है? आर्टरी को दे देता है। ये आर्टरी जो है क्या करती है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। तो ये आर्टरी ये एक नली है, ठीक है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे शाखाओं में विभक्त होती, तब इसको हम आर्टरियोल्स वगैरह कहते हैं। तो ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी, इसके अंदर ब्लड है। अब ये फोर्स के साथ बह रहा है, तब क्या होगा कि ये जो नलिकाएं हैं, ये जो दीवार है हृदय की, ठीक है, नली की जो दीवार है, इस दीवार पर क्योंकि ये लिक्विड या ब्लड फोर्स के साथ बह रहा है, इसकी दीवार में प्रेशर पड़ता है। इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं,
ठीक है। अब कुछ अभी का जो समय है इसमें ऐसा है कि खान पान में पोल्यूशन, बहुत सारा केमिकल के कारण बहुत सारी डिजीज़ समय से पहले आ गई हैं। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। 50-60 साल, 70 साल, 80 साल वाले भी बहुत ही स्वस्थ रहते थे, पैदल चलते थे, पूरा वो अपना फिज़िकल उनका जो है एक्सरसाइज, हार्ड वर्क ज़्यादा होता था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उस समय में क्या होता था और अभी के समय में, अभी की एज में हम देखते हैं कि 25, 30, 40 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ गया। और पहले हम देखते थे कि उनको क्या होता था, 60 साल, 70 साल में उनको कुछ नहीं होता था। तो ये इसका कारण ये है कि एक तो हर चीज़ में पॉल्यूशन है, हर चीज़ में केमिकल मिला हुआ है, और दूसरा हमने फिज़िकल वर्क करना छोड़ दिया है, शारीरिक श्रम हम करते ही नहीं हैं। हम जिम चले जाते हैं, हम योगा क्लास चले जाते हैं, ये चीज़ें करते हैं, लेकिन अपने घर का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले के लोग जो करते थे वो खेती का काम करते थे, घर का काम करते थे, तो वो उससे उनका पूरा एक्सरसाइज हो जाता था। इससे क्या होता है कि जो हमारे ग्रंथियां हैं, हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, तो ये जो निश्चित जो ग्रंथियां हैं यहाँ पर एक दबाव पड़ता है। जब हम झुक के उठते हैं, बैठते हैं, बार बार हम काम कर रहे हैं, तो हमारे अंगों पर निश्चित जगह पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो सक्रिय होती है और वो प्रॉपर सिक्रेशन करती है, हार्मोन्स स्रावित करती है, और बहुत सारी, ये तो सारी फंक्शन इस तरह से होते हैं। अब ये नहीं हो पा रहे हैं, तो अब क्या होता है कि ये जो हमारी आर्टरीज है, आर्टरी की नली जो है, रक्त इसमें जब प्रेशर के साथ आता है तो ये फैल जाता है। क्या होगा, जब फोर्सफुली रक्त इसमें आएगा तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा, ये इस तरह से नली फैल गई तो इसका डायमीटर ज़्यादा हो गया। पहले इसका डायमीटर कितना था, इतना था, तो अब नली क्योंकि चौड़ी हो गई तो क्या होगा, उसमें से रक्त आसानी से चला जाएगा, कोई ब्लड का प्रेशर उसकी दीवार पे नहीं पड़ रहा है। ठीक, ये होता है लगभग 30-40 साल तक। उसके बाद हमारी मतलब इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें जो लचकपन है, इसमें जो कोमलता है, हमारी नलिकाओं में, हमारी कोशिकाओं में, ऊतकों में, ये रहता है एक एवरेज अगर हम देखें जनरल तो 40 साल तक, 35 साल, 40 साल तक। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारी ये रक्त की भित्तियाँ और हमारे शरीर के अंग जो हैं वो सभी कैसे हो जाते हैं, वो रिजिड होने लगते हैं, कठोर होने लगते हैं। ठीक है, तो उनमें जो लचकपन है, उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या होगा कि एक एज तक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे ही ब्लड इसमें फोर्स के साथ आ रहा है ये चौड़ा हो जाता है, तन जाता है कहना चाहिए, फैल जाता है। तो ये जो है रक्त इसमें से गुजर गया तो इसमें क्या होगा, रक्त इसकी दीवार पे कोई प्रेशर नहीं क्योंकि इसको जगह ज़्यादा दे दिया। लेकिन आफ्टर 40 ये अगर हम देखें वही नलिका है जो पहले थी, लेकिन अब ये नलिका कैसी हो गई, कठोर हो गई, इसमें लचकपन बिल्कुल नहीं है, रक्त उतने ही फोर्स के साथ पंप हो रहा है। ठीक है, अब ये इतनी ही है तो क्या होगा, प्रेशर के साथ जब रक्त इसमें से आएगा, गुजरेगा, ये फैल नहीं रहा है तो इसकी दीवार पर दबाव पड़ेगा। यही जो दबाव है इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर हाई कितना होना चाहिए, 120, लो होना चाहिए 80, है ना, ये है ब्लड प्रेशर। ठीक, अब ये जो ब्लड प्रेशर है इसको नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, जिससे बीपी नापा जाता है। अब बीपी का हाई होना और लो होना ये दोनों हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। लो होगा तो वो बहुत स्लो गति से हमारी धमनियों में बह रहा है, तो उस पर कोई दबाव, धमनियों पे दबाव नहीं पड़ रहा है, मतलब हमारा बीपी कैसा लो हो गया, तो मतलब हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाएगा, सुस्ती लगेगी, नींद आने लगेगी, थकान हो जाएगा, कुछ हाथ पैर काम करने की स्थिति में हम नहीं रहते हैं। तुरंत उनको कहते हैं कि आप नींबू, नमक
और शक्कर का घोल ये दीजिए, ताकि वो सारी उसको मिले और वो बीपी जो है वो फिर से क्या हो, उसका नॉर्मल होने लगे। ठीक है, तो ये ऐसा होने के पीछे या बीपी हाई होने के पीछे कारण क्या होता है? एक तो होता है वातावरण, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपने आप बीपी हाई होने लगता है गर्मी के कारण। दूसरा हो गया हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण बीपी हाई हो जाता है। तीसरा हमारी मानसिक अवस्था, अगर हमको कुछ टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, किसी को हाई हो गया, किसी को लो हो जाता है, दोनों चीज़ें होती है। डिप्रेशन में आता है व्यक्ति, उसका बीपी लो हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्टर हैं, जो कारक हैं बीपी हाई लो होने के लिए। ठीक है, तो लो होना ज़्यादा खतरनाक होता है, व्यक्ति सोए ही रह जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा, अगले को लगता है कि ये सोए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में बीपी लो होने के कारण उसके शरीर में सारी क्रियाएं धीमी पड़ती जाती हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है, वो ज़्यादा खतरनाक है। अब हाई जो होता है, हाई जब बीपी होता है और अचानक से कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई सैड न्यूज़ सुन लिया, कोई बहुत ही नज़दीकी का बुरा कुछ ऐसा न्यूज़ सुन लिया, या कोई टेंशन हो गया, अचानक बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ, तो अचानक से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। ये इसीलिए होता है कि बीपी हाई हो जाता है। देखिए, बीपी हाई होता है तो दो अंग हमारे प्रभावित होते हैं। कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? एक तो होता है हमारा हार्ट, क्योंकि हार्ट में ब्लड आ रहा है पंप होने के लिए, तो पहला जब प्रेशर के साथ ब्लड बह रहा है, उस पे ज़्यादा प्रेशर है तो क्या होगा, हार्ट प्रभावित होगा। और दूसरा, क्योंकि ये ब्लड जा रहा है किडनी में फिल्टर होने के लिए, तो हार्ट और किडनी फेल हो सकते हैं। ठीक है, ये फेल क्यों होते हैं? क्योंकि जितना प्रेशर के साथ ब्लड हार्ट में जा रहा है उतने प्रेशर के साथ बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक, निकलने का मार्ग जो है वो किसी कारण से ब्लॉक हो गया या और कुछ हो गया, और वो जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, इसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक होना। ठीक, और ये ज़्यादा अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, हृदय के अंदर की जो वॉल है ये डैमेज हो गई, या उसकी जो ट्यूब्स हैं उनमें जो है ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पंपिंग पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो पूरा हार्ट डैमेज हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर, फिर वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो भले ही ये बहुत इजी है कि ये सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन अगर ये पंप नहीं करे तो दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हार्ट फेल ही हो जाएगा पूरी तरह से, बीपी बहुत ज़्यादा अचानक से हाई हो जाता है तो ये हमारा हार्ट भी फेल हो सकता है, और किडनी भी, क्योंकि उसमें प्रेशर के साथ ब्लड जाता है और जिससे उसके अंदर की सेल टिश्यू डैमेज हो सकती है और वो काम फिर करना बंद कर देता है। ठीक, एक और है जिसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक। ये हार्ट ब्लॉक क्या है? ब्लॉक वो है कि जो एवी नोड जो है, एवी नोड हमने देखा था ना हृदय में, ये पेसमेकर है, पेसमेकर से तरंग गति उत्पन्न हो रही है। ठीक, ये जो तरंग गति है ये एवी नोड, जिसको हम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, ये कैप्चर कर लेता है, और ये कैप्चर करके बंडल ऑफ हिस को देता है, देखा था हमने कल के डायग्राम में, और बंडल ऑफ हिस इसको पूरे वेंट्रिकल में इस तरह से पहुंचाता है। ठीक, ये हमारा हृदय हो गया। ठीक है, ये हमारा हृदय है, ये ऑरिकल है, ये ऊपर ऑरिकल, ये वेंट्रिकल। ठीक, तो हमने ये जो इस लास्ट वीडियो में इसका पूरा देखा था डायग्राम, ये है ऐसे नोड से तरंग गति उत्पन्न हुई तो ऑरिकल में संकुचन होगा, और ऑरिकल में जैसे ही संकुचन होगा ये रक्त वेंट्रिकल में जाएगा, और रक्त वेंट्रिकल में जाता है, उसके साथ ही साथ ये तरंग गति एवी नोड उसको कैप्चर कर लेती है, बंडल ऑफ हिस को देती है, और बंडल ऑफ हिस से ये पुरकिंजे फाइबर के द्वारा पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है और वेंट्रिकल में संकुचन होता है। ठीक, लेकिन अगर ये ऐसे नोड या पेसमेकर में जो तरंग उत्पन्न हो रही है, ये एवी नोड उसको कैप्चर नहीं कर रहा है, ठीक है, या एवी नोड ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो उसमें कोई डैमेज हो गया है, वो टूट गया है, या उसकी सेल्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तब क्या होगा कि ये इस वेव को, इस तरंग गति को आगे की तरफ
सप्लाई नहीं कर पा रही है, करंट आगे नहीं जा रहा है समझिए, तो क्या होगा, जब ये आगे नहीं जाएगा तो इनमें संकुचन नहीं होगा। ऑरिकल से रक्त वेंट्रिकल में भर गया लेकिन वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर रक्त का प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा दबाव पड़ेगा और इसी को हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक होना। या निकलेगा भी तो कम मात्रा में जाएगा, जितने मात्रा में ब्लड आ रहा है 70 ml पूरा का पूरा बाहर नहीं जा पा रहा है। फिर इसमें दूसरा ऑरिकल में, क्योंकि ऑरिकल तो पंप कर दिया ना वेंट्रिकल में, तो ऑरिकल खाली हो गया, फिर से इसमें ब्लड आएगा, फिर इसको पंप करेगा, फिर इसमें ब्लड आएगा, फिर इसको, तो वेंट्रिकल में तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है। इसी को हम कहते हैं हार्ट का ब्लॉक होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ एक और जो है जिसको हम कहते हैं ECG। ठीक है, ECG क्या होता है, चलिए आप लोग टीवी सीरियल में, पिक्चर्स में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो उसमें डॉक्टर के पास आप देखते होंगे कि स्क्रीन पे आपको ये ऐसे दिखाई देता है ये, और अगर ये प्लेन हो गया इसका मतलब कि उसका काम हो गया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ क्या है, यही जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और ये जो मशीन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी इंथोवान नामक साइंटिस्ट ने। ठीक, इन्होंने बताया था। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब हम एक्चुअल में देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, ये ठीक, तो ये इस तरह से हम देखते हैं। P क्या बता रहा है, P ये बता रहा है कि ऑरिकल में संकुचन हो रहा है। ठीक, फिर से हार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हार्ट का, ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पेसमेकर है, पेसमेकर से तरंग गति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो तरंग गति उत्पन्न हो रही है, तो P क्या बता रहा है कि P बता रहा है ऑरिकल में तरंग उत्पन्न होना और उसका सिस्टोल या संकुचन होना। ठीक है, अब ये तरंग गति यहाँ से कहाँ गई, AV नोड में, AV नोड में गई। AV नोड में कितने गति के साथ वो जा रही है, संकुचन जब हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं AV नोड। AV नोड उसको कितने अच्छे तरीके से कैच कर रही है, और कैच करके ये AV नोड है, ये जब कैच करती है और बंडल ऑफिस को देती है, बंडल ऑफिस से ये कहाँ जाता है, ये बाइफरकेट हो जाएगा और दोनों वेंट्रिकल के चारों तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये तरंग गति AV नोड से कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। तो जब ये वेंट्रिकल में जाएगा तो ये क्या होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल, संकुचन। ठीक, अब वेंट्रिकल संकुचित होगा तो ब्लड बाहर चला गया, जब ब्लड बाहर चला गया तो वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, रिलैक्स, शिथिल हो जाएगा, खाली हो गया। ठीक है, खाली हो गया तो अब ये तरंग गति क्या हो गई, यहाँ पे तरंग गति हो गई शांत। एक बार लहर उठती है समुद्र से और किनारे तक आते आते शांत हो जाती है, फिर लहर पीछे आ रही है, वो उठती है। उसी प्रकार से ये तरंग गति उठ रही है, ये
यहाँ से जो वेव्स उत्पन्न हो रही हैं ऑरिकल, राइट ऑरिकल के ऐसे नोड से, वो क्या हो रही हैं, यहाँ से राइट ऑरिकल को और लेफ्ट ऑरिकल को संकुचित करके एवी नोड को दी जा रही हैं। तो P और Q बताता है ऑरिकल का संकुचन, फिर R और S ये बताता है एवी नोड में जो तरंग गति का प्रवाह जब यहाँ पर हो जाता है वेंट्रिकल में, इसका संकुचन होगा तो ब्लड बाहर चला गया। अब ये तरंग जो है ये शांत हो जाती है। शांत होने के बाद फिर से, क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है वो ये बता रहा है एक बार ब्लड क्या हो गया, पंप हो गया। अब फिर से हृदय में जब रक्त आएगा, फिर से रक्त आएगा ये दोनों में, तो ये फिर से यहाँ पे तरंग गति उत्पन्न होगी और फिर से संकुचन होगा। तो ये इस ECG जो है वो ये बताता है कि हमारे हृदय में ये जो विद्युत तरंगे हैं ये पूरी सही तरीके से आगे फ्लो हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर जिस भी अंग में तरंग गति नहीं पहुँचेगी वहाँ पर संकुचन नहीं होगा और सिस्टोल प्रोसेस नहीं होने से वो पंप नहीं करेगा। तो इस ग्राफ के द्वारा जो डॉक्टर्स हैं ये बता सकते हैं कि आपके किस अंग में, यहाँ पे ऑरिकल में प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है कि एवी नोड में प्रॉब्लम है, वो इस ग्राफ को देखकर बता देते हैं। ठीक है, तो ECG क्या है ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन जैसे ऐसे भी आते हैं कि हमारी हार्ट बीट कितनी है। हमारी हार्ट बीट है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ठीक है, अब अलग अलग हम सबका तो याद नहीं रखेंगे, ह्यूमन में ही हम अलग अलग आयु में कैसे कितना हार्ट बीट होती है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देखिए, जो एडल्ट्स हैं इनमें होता है लगभग 70 से 72 बार। ठीक है, 1 मिनट में धड़क रहा है। जो बच्चे होते हैं 5-10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें कितनी बार धड़कता है हृदय, उनमें जो है ये होता है लगभग 100 बार उनका हृदय धड़कता है, उनकी हार्ट बीट अलग होती है। ठीक है, और जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं जिनको हम नवजात शिशु कह सकते हैं, इनका हृदय और ज़्यादा बार धड़क रहा है। इन लोगों को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है ना, तो इनका ब्लड बार बार जल्दी जल्दी पंप करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन इनको चाहिए, पोषण चाहिए। तो ये होता है 120 से 140 बार। ठीक, और जो भ्रूणीय अवस्था होती है, जब ये जब ये मदर के यूट्रस में डेवलपमेंट स्थिति में है, उस समय इनका जो है बहुत ज़्यादा होता है। लगभग ये होते हैं आपके 250 से 300 प्रति मिनट ये हार्ट बीट करते हैं। ठीक है, तो इनको हमको ध्यान रखना है कि किसमें कितनी बार होता है। ठीक, सबसे कम जो हार्ट बीट है या हृदय का जो पंपिंग है ये होता है वेल में, लगभग 1 मिनट में 25 बार। जिनका बॉडी छोटा होगा उसमें हार्ट बीट की संख्या ज़्यादा होगी। इस चीज़ को, क्लू को आप याद रखेंगे। शरीर छोटा है तो उसमें सर्कुलेशन पथ कम है तो बार बार जल्दी जल्दी पंप करेगा। ब्लू व्हेल सबसे बड़ी मैमल्स है और वैसे भी जीवों में सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल। टोटल जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? ब्लू व्हेल। अगर हम कहें स्थल में सबसे बड़ा जीव कौन सा है तो अफ्रीकन एलिफेंट, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ब्लू व्हेल में बॉडी इतना बड़ा है, उनमें सर्कुलेशन में फिर पंप होने में टाइम लगेगा, तो वो जो है वो लगभग 25 बार होता है 1 मिनट में। ठीक है, अच्छा, अगर हम कहें कि सबसे बड़ी मछली कौन सी है, एक सिंपल जनरल क्वेश्चन जैसे आता है, तो सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या है, मछली है कि मैमल्स है? मैंने आपको बताया था कि डॉल्फिन और व्हेल ये दोनों मैमल्स हैं, न कि फिशेस हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो व्हेल शार्क है, नाम दिया है व्हेल शार्क। ठीक है, ये व्हेल
शार्क, ये शार्क की एक प्रजाति है। तो शार्क जो है ये मछली है, इसमें सारे बॉडी ऑर्गन्स मछलियों की तरह हैं, वेल में नहीं है। ठीक है, वेल के बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो मैमल से मिलते जुलते हैं। ठीक, तो वेल शार्क जो है ये सबसे बड़ी मछली है। मछलियों में इनका जो आकार है वो 14 से 15 फीट होता है। तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको ध्यान में रखेंगे कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है पूरा ब्लड, उसके टाइप्स, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा हार्ट। ठीक, एक चीज़ और, लसिका, लिम्फ, ज़्यादा नहीं है उसमें कुछ। देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि जो आर्टरी है ये रक्त की नलिका है, इसके अंदर ये रक्त भरा हुआ है। इस रक्त में क्या क्या है, सारी चीज़ें हैं, हार्मोन्स हैं और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, पानी है, वेस्ट प्रोडक्ट है और सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल्स हैं, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। जब ये गति के साथ, दबाव के साथ इसमें से ये बहता है, तब क्या होता है कि इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा भी है और ब्लड कार्पसल्स भी है ना, रक्त की कोशिकाएं भी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो जब ये बहता है दबाव के साथ, तो इससे कुछ चीज़ें इस नली के भित्ति को क्रॉस करके बाहर रिस कर बाहर आ जाती हैं, इस तरह से। यही जो लिक्विड आ रहा है रक्त में से छनकर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। इसमें सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं। इसमें ग्लूकोज वगैरह सब चीज़ें होंगी। वेस्ट मटेरियल हो सकता है, इसमें वाटर भी होता है। तो ये सारा काम सर्कुलेशन, ब्लड जैसे है ना, ब्लड का काम क्या है, बॉडी में हर जगह जो है पोषक तत्वों को पहुंचाना, हार्मोन्स को सप्लाई करना, पानी सप्लाई करना, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जो है उसको अपनी जगह पे पहुंचाना। तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है। वही काम ये भी करता है, लेकिन रक्त एक स्पेशल काम और करता है, क्योंकि उसमें आरबीसी होता है और रेड ब्लड कार्पसल्स। और ये जो रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, इसमें हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करती है, कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन ये जो लिक्विड यहाँ से फिल्टर हो रहा है, उसमें आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स ये दोनों नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। इसलिए जो लसिका या लिम्फ है, लसिका या लिम्फ, ये सारे काम रक्त की तरह ही ट्रांसपोर्टेशन का करता है, लेकिन ये सिर्फ एक काम क्या नहीं करता, ये श्वसन का काम नहीं करता है, या ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते। तो ये ब्लड क्लॉटिंग का भी काम नहीं करेगा। और इसका जो लसिका जो है, इसका रंग कैसा होता है, क्योंकि लाल रक्त कणिका नहीं है, तो इसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। ठीक, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। इसका भी पूरा सिस्टम है, लिम्फ नोड पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, पूरा नेटवर्क है जिसके द्वारा वो लिम्फ बॉडी में कोशिकाओं के बीच बीच में भी पाई जाती हैं, और एक नली के द्वारा भी ये प्रवाहित होती हैं। इनका भी एक नेटवर्क होता है, लेकिन हमको उतने डीप में यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो लिम्फ बस क्या है, आप इसको याद रखेंगे। और स्पेशली उसका कलर सफ़ेद होता है, और उसमें क्या नहीं पाया जाता, क्वेश्चन जो पूछेगा कि उसमें क्या नहीं पाया जाता, तो आरबीसी उसमें अनुपस्थित होता है और डब्ल्यूबीसी उसमें पाया जाता है, ये स्पेशली याद रखना है। वैसे भी वाइट ब्लड कार्पसल्स हैं, इसी कारण इनका रंग कैसा है, सफ़ेद है। ठीक है, तो ये जो हमारा काफ़ी लंबा टॉपिक था, रक्त और रक्त के साथ उसके पूरे परिसंचरण, हृदय की संरचना, उनके कार्य, सर्कुलेशन पाथ, डबल सर्कुलेशन, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, टर्मिनोलॉजी, क्या क्या उस वर्ड जो है कुछ यूज़ होते हैं, तो ये सारा हमने जो है वो अभी कंप्लीट कर लिया। तो आपका रक्त और परिसंचरण तंत्र यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।